हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का डायनेस्टी क्लास में। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में क्लास 3 और 5 का चैप्टर 13, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित। टेंस मीन्स होता है काल, यानी कि वर्तमान अनिश्चित काल अथवा सामान्य वर्तमान काल, इसे हम कह सकते हैं। तो देखें, जैसा कि इसका नाम ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका पहचान देख लें क्या होता है। हिंदी में सबसे पहले देखेंगे पहचान, क्योंकि जब तक आप पहचान नहीं पाते हैं तब तक आपको दिक्कत होगी। अगर आप पहचान जाते हैं कि वो कौन सा टेंस है, तो आपको उसको अनुवाद बनाने में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखें पहचान क्या है। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या चीज होना चाहिए? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं। अगर ये आता है दिया हो तो उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये तो रहा पहचान, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ध्यान रखेंगे क्रिया के अंत में बात आ रही है, जो क्रिया होगा उस वाक्य का उसी के अंत में। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, अगर ये दिए हों तो वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखेंगे, जैसे मोहन घर जाता है, सोनू अपना किताब पढ़ता है। ये ध्यान रखेंगे आप, क्रिया के अंत में ये चीज होनी चाहिए। तो क्रिया इसमें क्या है? मोहन घर जाता है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? जाना। क्रिया क्या है? जाना। और इसी के अंत में देखेंगे ता है, ती है, ते है। उसी प्रकार दूसरे वाक्य का जो क्रिया है पढ़ना, तो इसमें भी देखें ता है दिया हुआ है। तो यही बताया जा रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं दिया हो, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सामान्य वर्तमान काल होता है। ये हिंदी का पहचान है। इंग्लिश में कैसे आप पहचानेंगे? तो इंग्लिश में पहचानने के लिए आपको अभी नियम बताया जा रहा है। अगर आप उस नियम को अच्छे तरीके से जान लेते हैं तो जिस प्रकार आप हिंदी में पहचान जा रहे हैं उसी प्रकार आप उसको इंग्लिश में भी पहचान सकते हैं। तो ये था पहचान। अब आइए इसके नियम के बारे में जानते हैं। पहला नियम, इसका पहला नियम यह है कि अगर वो आप फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस लिखना है, फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए नियम क्या है? पहला नियम यह है कि ही, शी, इट तथा सिंगुलर नंबर
सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ V1 में यस या ES लगाया जाता है तथा IVU दे और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ V1 लिखा जाता है। V1 लिखा जाता है। ये पहला नियम है आपका। ये किसके लिए है? अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, दो प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। अफर्मेटिव सकारात्मक, निगेटिव नकारात्मक। तो ये अफर्मेटिव के लिए है, अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा कोई भी सिंगुलर नंबर का अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ V1 में यस अथवा यस लगाते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट IVU दे और कोई प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिर्फ V1 लिखा जाता है। ये ध्यान रखेंगे। यहाँ V1 है सिर्फ, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर नंबर का अगर कोई चीज है तो वहाँ V1 में यस अथवा ES लगाया जाता है। तो ये पहला नियम है और आप इसे याद करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ V1 में यस अथवा ES। तो ये ध्यान रखें कब ES लगाएंगे और कब यस लगाएंगे और कब ES लगाएंगे। तो इसका भी नियम ये नहीं मन में आ रहा है यस लगाने के लिए, चलो यस लगा देते हैं, मन कर रहा है यस लगाने के लिए तो यस। ये मन के ऊपर डिपेंड नहीं है, इसका नियम है क्या कि अगर वर्ब के अंत में नोट लिखेंगे, आप नोट लिखेंगे V1 के अंत में, V1 के अंत में O SH CH X डबल S दिया हो तो ES लगाते हैं। ये ध्यान रखेंगे। अगर जो वर्ब है वो दिया हो, SH हो, CH हो, X हो, डबल S हो तो ES लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं और बाकी सभी वर्ब में ES लगाते हैं। तो ये पहला नियम है और आप अगर इसे सही ढंग से याद कर लेते हैं तो अगर इस टाइप का कोई वाक्य मिलेगा तो आपको पहचानने में कभी गलती नहीं होगी। तो देखते हैं पहला वाक्य एग्जाम्पल के साथ। ये नियम है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। एग्जाम्पल पे आते हैं आप। एग्जाम्पल पे जैसे दिया है, मोहन किताब पढ़ता है। क्रिया इसका पढ़ना है, उसी के अंत में देखा ता है, ती है दिया हुआ है। मोहन पढ़ता है या बच्चे दौड़ते हैं। बच्चे दौड़ते हैं, क्रिया इसका दौड़ना है और अंत में ता है, ती है, ते है दिया हुआ है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दोनों वाक्य सकारात्मक लग रहा है। अब जब दोनों वाक्य सकारात्मक लग रहा है तो वहां पे आते हैं अनुवाद कैसे बनाएंगे। अनुवाद बनाने का जो पैटर्न होता है हमारा, वो होता है सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। इस पैटर्न पे हमको अनुवाद बनाना होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे और इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट जानने के लिए
कौन से प्रश्न करेंगे, हु से अगर हम प्रश्न करते हैं जो जवाब मिलता है वही सब्जेक्ट होता है। तो मोहन किताब पढ़ता है, कौन किताब पढ़ता है, जवाब मिलेगा मोहन, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले हम लिखेंगे मोहन, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड। मोहन रीड। अब देखें ये क्रिया है, तो इसमें कंडीशन दिया गया है, अगर वो सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में है तब तो सिर्फ V1 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो मोहन है, मोहन सिंगुलर है, तो यहाँ पे बस V1 नहीं अपितु यस अथवा यस। अब देखेंगे कब हम यस लगाएंगे, कब यस, तो हमने बताया है कि अगर वर्ब के अंत में यस हो, यस एच हो, सी एच हो, यक्स हो, ओ हो, तो वहां पर हम यस। यहाँ पे डी आया है, इनमें से कोई नहीं आया, डी आया है, तो हम सिर्फ यस लगाएंगे। तो मोहन रीड्स क्या, किताब पढ़ता है। मोहन रीड्स द बुक, मोहन रीड्स द बुक, मोहन किताब पढ़ता है। अब यहां पर देख लें दिया है बच्चे दौड़ते हैं, तो कौन दौड़ते हैं, बच्चे दौड़ते हैं, तो द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन दौड़ते हैं, V1 लिखेंगे, और ये हमारा प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के साथ सिर्फ V1। द चिल्ड्रेन रन, बाकी कुछ है नहीं, तो बस द चिल्ड्रेन रन, बच्चे दौड़ते हैं। तो हिंदी का पहचान ता है, ती है, ते है, और इंग्लिश में अगर वही वाक्य दिया है तो ये देखेंगे अगर सिंगुलर नंबर है तो यस अथवा ईएस लगा है तो भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और अगर प्लूरल नंबर है अब V1 लिखा हुआ है तो भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये पहचानने के तरीके हैं कि अगर रूल्स आप जानते हैं, हिंदी में पहचान सकते हैं और इंग्लिश में भी पहचान सकते हैं, रूल्स को अगर जानेंगे तब। तो ये रहा हमारा अफर्मेटिव। अब आते हैं निगेटिव के लिए, अब आते हैं निगेटिव पर। देखें दिया है निगेटिव सेंटेंस के लिए। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो नकारात्मक मतलब नहीं, जिसमें दिया हो या कोई नहीं दिया हो तो वहां पे वो निगेटिव सेंटेंस होता है, नकारात्मक भाव जहां पे निकलता है निगेटिव सेंटेंस। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, तो यहां पे लिख लें मोहन किताब नहीं पढ़ता है, तो मोहन किताब नहीं पढ़ता है। ऐसे वाक्य अगर आते हैं तो हम उसका अनुवाद कैसे बनाएंगे, तो उसका अनुवाद बनाने के लिए भी नियम लिखेंगे दूसरा, नियम लिखेंगे दूसरा, और दूसरा नियम क्या हो जाएगा कि ही सी इट अथवा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया डज नॉट तथा आई वी यू दे अथवा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट का प्रयोग करते हैं और सिर्फ V1 लिखते हैं। यहां पे देखें दूसरा नियम हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर वाक्य निगेटिव हो, निगेटिव का मतलब जैसे यहां पे नहीं आ गया है,
नकारात्मक भाव उत्पन्न हो तो वो निगेटिव सेंटेंस होता है। मोहन किताब नहीं पढ़ता है। अगर वाक्य नकारात्मक हो तो इसका नियम ये है कि ही सी इट अथवा कोई भी सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है। वो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा। नॉट तो लगाना है, चूंकि निगेटिव है तो डज हो जाएगा। और अगर आई वी यू दे अथवा किसी भी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट आता है तो वहां पर डज नहीं अपितु डू लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। किसके साथ? जिसे हम प्लूरल मानते हैं डू लगाएंगे, जिसे सिंगुलर मानते हैं उसे डज लगाएंगे। ये ध्यान रखेंगे, आपको ये याद करना ही पड़ेगा। अब कभी कभार कंफ्यूजन में बच्चे अगर पढ़ भी जाए, अरे किसके साथ हम डू लगाएं, किसके साथ डज लगाएं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहां पे आप देख सकते हैं ओ दिया है, तो ईएस किसके साथ लगाया जाता है? जिसके अंत में ओ हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ दिया है इसलिए यहाँ पे यस लगा दिया गया। तो ये मान के चला कि सिंगुलर नंबर के साथ आपको डज लगाना है। अपना अपना तरीका होता है सीखने का, आप अपने दिमाग में किसी भी तरीके से उसको सेट कर सकते हैं। तो सिंगुलर नंबर जिसे आप मानेंगे डज, प्लूरल नंबर मानेंगे तो डू। तो ये निगेटिव सेंटेंस का रूल है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब देखें इसका अनुवाद कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा मोहन है, मोहन। अब मोहन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो डज, मोहन डज। उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 लिखना है। जब आप हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे तो ये नहीं कि हेल्पिंग वर्ब भी लिखें या अथवा यस भी लिखें, नहीं, तब सिर्फ V1 लिखना है। मोहन डज नॉट रीड द बुक, मोहन डज नॉट रीड द बुक। डज लगाना है आप। अगर यही प्लूरल नंबर में हो, जैसे बच्चे किताब नहीं पढ़ते हैं, तब वहां पे क्या करेंगे आप? हो जाएगा द चिल्ड्रेन डू नॉट रीड द बुक। बस ये कर लेंगे आप। तो ये रहा निगेटिव सेंटेंस के लिए। अब आते हैं फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए अगर इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए, प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए क्या नियम है? तीसरा नियम है। तो तीसरा नियम लिखने से पहले आप ये जान लें कि प्रश्नवाचक वाक्य कहते किसे हैं। तो सबसे पहले आप ये जाना है कि जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध होता है वो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और ये प्रश्नवाचक वाक्य हमारे दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक होता है यस अथवा नो टाइप, और दूसरा होता है WS टाइप। एक होता है यस अथवा नो टाइप, दूसरा होता है WS टाइप। अब देखें यस या नो टाइप कैसे पहचानेंगे? तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसका जवाब आप हाँ अथवा ना में देते हैं वो यस या नो टाइप का वाक्य कहलाता है। यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसका जवाब हाँ या ना में ना दे करके उसका उत्तर दिया जाता है उसका वो हम WS टाइप कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, क्लियर हो जाएगा कि डू यू गो टू स्कूल? क्या तुम विद्यालय जाते हो? तो क्या आप इसका जवाब देंगे? आप जवाब देंगे हाँ अथवा ना। पूछा जाएगा क्या आप विद्यालय जाते हैं? अगर जाते हैं तो कहेंगे हाँ मैं जाता हूं, अगर नहीं जाते हैं तो कहेंगे नहीं जाता हूं। तो जिसका जवाब आप यस या नो में देते हैं वो यस या नो टाइप का कहलाता है और वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। याद रखें WS टाइप का हमने बताया कि जिसका जवाब हाँ या ना में ना बल्कि उसका उत्तर दिया जाए। जैसे व्हाट इज या व्हाट डू यू
ईट, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो, तो आप कहेंगे हाँ मैं खाता हूं, नहीं मैं खाता हूं, ऐसे नहीं कहेंगे आप, जो आप खाते हैं वो बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप खाना खाते हैं तो आप कहेंगे मैं खाना खाता हूं, आप क्या खाते हैं, तो मैं खाना खाता हूं, ऐसे आप जवाब देंगे, न कि हाँ या ना में। तो याद रखेंगे कि जिसका जवाब हाँ अथवा ना में दिया जाता है यस या नो टाइप, जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं बल्कि उसका उत्तर दिया जाता है वो WS टाइप का होता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। अब ये तो रहा यस या नो टाइप का और WS टाइप का। अनुवाद इसका कैसे बनाते हैं, तो तीसरा नियम यह है कि यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो अनुवाद बनाते समय सबसे पहले डू अथवा डज लिखते हैं तथा अनुवाद निम्नलिखित सूत्र के अनुसार बनाते हैं। देखा हमने बताया यह है कि यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो, चूंकि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट तो इसके अंत में ता है ती है ये तो आना ही चाहिए, लेकिन वो वाक्य किस टाइप का हो, क्या से शुरू हो। तो अगर वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है और उसका जब हम अनुवाद बनाते हैं तो वही हेल्पिंग वर्ब जो डू अथवा डज होता है सबसे पहले लिखते हैं। और अनुवाद निम्नलिखित सूत्र के अनुसार बनाते हैं तो वो निम्नलिखित सूत्र क्या है, सबसे पहले लिखेंगे डू अथवा डज, उसके बाद लिखेंगे आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अगर वाक्य निगेटिव है तो यहीं पे नॉट लिखेंगे, उसके बाद V1 लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अदर वर्ड, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हो गया आपका फार्मूला। ये डू अथवा डज, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में ही हमने बता दिया कि डू किसके साथ लगाएंगे और डज किसके साथ लगाएंगे, ये क्लियर हो चुका है। उसके बाद सब्जेक्ट होता है, ये निगेटिव है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद यहां लगाएंगे, क्योंकि अगर वाक्य यही साधारण था तो डू या डज यहाँ पे था, लेकिन अगर क्या से शुरू होगा इंट्रोगेटिव होगा तो वही डू या डज पहले आ जाएगा, बाकी सारा फॉर्मेट वही है, कुछ नया नहीं है। तो V1 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अदर हो गया। अब देखें एग्जाम्पल पे आते हैं, हम एग्जाम्पल पे आते हैं। ये आपका फार्मूला है, जैसे क्या बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इससे लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब देखें ये वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो जो वाक्य क्या से शुरू होता है सबसे पहले डू या डज लिखेंगे, लेकिन ये डू लिखेंगे कि डज लिखेंगे ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट हमारा बच्चे है और बच्चे प्लूरल नंबर होता है और प्लूरल नंबर के साथ हम लगाएंगे डू। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन, उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, डू द चिल्ड्रेन नॉट, उसके बाद V1 क्या है, गो क्या स्कूल, गो टू, क्या बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, का अनुवाद डू द चिल्ड्रेन नॉट गो टू स्कूल, ये इसका अनुवाद हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसको हम इस तरीके से बनाते हैं, अगर सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो हम यहाँ पे डज कर देंगे। अब देखते हैं जो दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव, दूसरा टाइप का मतलब WS टाइप। अगर WS टाइप का आ जाता है
तो अनुवाद कैसे बनाते हैं, तो वो कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल यही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हिंदी में कैसे दिया होगा, प्रश्नवाचक जो शब्द होगा वो वाक्य के बीच में दिया होगा। जैसे तुम कहाँ जाते हो, देखें क्रिया है, ती है, ते है, दिया है, तुम कहाँ जाते हो। जो एक तो था क्या तुम जाते हो, ये पहला यस या नो टाइप का, लेकिन यहां पे ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आएगा। ये ऐसे भी हो सकता है, या तुम क्या खाते हो। यहां पे देखना ये जो क्या आया है, एक तो ऐसे हो सकता है क्या तुम खाते हो, तो इसका जवाब हाँ या ना में देना है, लेकिन तुम क्या खाते हो ऐसे प्रश्न आ जाए, इसका मतलब तुम्हें उत्तर देना है। तो वहां पे जहां पे उत्तर देना है, हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड पहले हो जाएगा, बाकी सारा प्रोसेस यही रहेगा, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल वही चीज है। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिए हों, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जैसे जिस शब्द से प्रश्न पूछने का बोध होता है वही क्वेश्चन वर्ड होता है। उसमें क्या क्या हो सकता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, ये सभी हमारे क्वेश्चन वर्ड। जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सभी हमारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो अगर ये शब्द आ जाते हैं वाक्य के बीच में हिंदी के, तो अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद जो क्या वाला, जो क्या से शुरू हुआ था, जो फॉर्मेट था सेम वही फॉर्मेट रहेगा, उसी फॉर्मेट पे बनाएंगे हम। तो इसका अनुवाद देखें, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है, कहाँ, उसका अंग्रेजी लिखेंगे और उसका अंग्रेजी होता है वेयर। कहाँ का अंग्रेजी वेयर, उसके बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड हो गया डू या डज। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट हमारा यू है और यू के साथ हम डू लगाएंगे, तो वेयर डू यू सब्जेक्ट हो गया। निगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है, छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। V1, V1 क्या है, गो, बाकी कुछ दिया नहीं, सबका अनुवाद बन गया। ये हो गया वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, चाहे आप कहाँ जाते हैं। तो ये हो गया इसका अनुवाद। तो ये जो 3 नियम आपको बताए गए, आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। एक और नियम है, ये इंट्रोगेटिव ही है, जैसे इंट्रोगेटिव ही है, वो भी आप देख लें। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाते हैं, तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाते हैं, इंट्रोगेटिव आ गया। इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें देखें सब्जेक्ट हमारा यही है, ये क्वेश्चन वर्ड है प्लस सब्जेक्ट, दोनों का काम कर रहा है। ये नहीं कि आप इसको सब्जेक्ट समझेंगे, नहीं, सब्जेक्ट हमारा ये कौन है। जैसे तुम्हें हिंदी मोहन सर पढ़ाते हैं, तो कौन पढ़ाते हैं, मोहन सर। यही चीज हमारा क्वेश्चन वर्ड के रूप में आ गया, तो यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये अलग बात है, क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है। तो इन केसेस में अगर ये केस आ जाए कि क्वेश्चन वर्ड ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन वर्ड ही अगर सब्जेक्ट का काम करता हो और वाक्य वो अफर्मेटिव में हो, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं। जैसे हु सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर मानेंगे, हु टीचेस यू हिंदी, हु टीचेस यू हिंदी। जहां पे अफर्मेटिव में वाक्य होगा और क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम करेगा, ये उस केसेस में ऐसा होता है, हेल्पिंग वर्ब लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वाक्य नकारात्मक में हो, तो जैसे निगेटिव हम बनाते हैं वहां पे हेल्पिंग वर्ब लिखना जरूरी होता है। उसी प्रकार ये भी
हम निगेटिव में बनाएंगे और सहायक क्रिया लिखेंगे। जैसे तुम्हें हिंदी कौन नहीं पढ़ाते हैं तो हु, अब वहां पे लिखेंगे डज नॉट, वो लिखेंगे। तो जो जैसे है उसको उसी हिसाब से बनाएंगे। ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। इतना चीज अगर आप इतना सही ढंग से याद कर लेते हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वाक्य होगा उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इसे पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।